Hello and good morning and welcome to lab. आओ जी आओ शुरू करें आज का अपना करंट अफेयर्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ शीडीएफ का क्या है इसका की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी. सो अरे भाई अब आगे भी बढ़ना है. हाँ, तो पीडीएफ जो है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर दैट इज़ माय स्टडी लैब पर भी मिल जाएगी और मेरे अपने टेलीग्राम चैनल यानी कि अमन SRB उसके ऊपर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी. राइट यार, बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स है. करंट अफेयर्स से ज़्यादा ना जो आज आप नॉलेज लेने वाले हैं ना वो उससे भी ज़्यादा मस्त है, मतलब बहुत ही बढ़िया है. तो उसके पहले एक चीज़ ये देख लीजिए, ये हमारे लेक्चर शेड्यूल है जो कि चलता है यहाँ पर. तो लेक्चर शेड्यूल है 6:30 AM करंट अफेयर्स, देन मैथ्स 8:30 AM पे. ये SSC GD की क्लासेस होती हैं 8:30 बजे 9:30 बजे, एंड देन हिंदी की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस ऑल्टरनेट चलती हैं. दिस वन हिंदी इंग्लिश 10:30 बजे. तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा स्केड्यूल है. ये डेली आपके 13 लेक्चर्स, यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप GD MTS की तैयारी कर रहे हो, UPSI की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या फिर CGL CHSL किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो सारी क्लासेस जो हैं ये स्केड्यूल आपके सामने लिखा हुआ है. आइए देखते हैं यार आज का करंट अफेयर्स क्या है. और एक बात ज़रूर है दोस्त, आज का करंट अफेयर में ना अगेन इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, मतलब इतनी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपको भी लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई यार ये तो. आइए शुरू करते हैं. देखिए ये सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये काम आएगा. सबसे पहली बात क्या आ रही है, द गवर्नमेंट हैज सेट अप. आपको हो सकता है मेरी फोटो के कारण आपको पीछे की न्यूज़ ना दिख रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको ये PDF तो मिलेगी. अभी सिर्फ आपको वो सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूँ. बस एकदम बिंदास कानों में अपना ईयरफोन लगाइए, टहलते रहिए, कुछ भी करिए, बस आप ये न्यूज़ सुनते रहिए. इससे ज़्यादा आपको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी कुछ देखना पढ़ना नहीं है आपको अभी. द गवर्नमेंट हैज सेट अप 11 कमिटीज विच विल लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड नीति आयोग अपार्ट फ्रॉम सम अदर कंसर्न मिनिस्ट्रीज. तो 11 मिनिस्ट्री सेटअप करी है. किस चीज़ के लिए सेटअप करी है ये समझिएगा. ये कमेटी का काम क्या करेगी, ये इंडियन इकोनॉमी को एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने में काम करेगी. यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई इकोनॉमी जो होती है वो सर्कुलर इकोनॉमी हो जाती है. मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. देखो आपको ये गोला तो दिख रहा है, लेकिन ये क्या करता क्या है इसके बारे में पूरी चीज़ समझाता हूँ. देखिए दो तरीके की इकोनॉमी होती हैं. एक होती है लीनियर इकोनॉमी. जरा मैं कलम का रंग जो है, कलम की रंगत देते हैं हम लोग बदल. हाँ जी, सो ये है लीनियर इकॉनमी. और दूसरी इकॉनमी होती है कौन सी, ये होती है सर्कुलर इकॉनमी. ठीक है, एक होती है लीनियर इकॉनमी और दूसरी होती है हमारी सर्कुलर इकॉनमी. अच्छा जी, आगे देखते हैं फिर इनमें होता क्या क्या है. लीनियर सर्कुलर इकॉनमी का कुछ ऐसा होता है कि देखिए, लीनियर इकॉनमी का मतलब होता है आप सामान लाइए, आप रॉ मटेरियल लीजिए, रॉ मटेरियल लेने के बाद आप सामान को बनाइए, उसको इस्तेमाल करिए और उसके बाद उसको फेंक दीजिए, जो कि आज के टाइम में होता है. एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा लीनियर इकोनॉमी का पॉलीथीन्स. अगर आप पॉलीथीन को देखेंगे तो लॉट ऑफ पॉलीथीन जो है, मतलब एक मेजर चंक जो है, इट एंड्स अप इन दी ओशन, यानी कि समुद्र में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि या फिर ज़मीन के ऊपर, किसी उपजाऊ ज़मीन के ऊपर वो दब जाता है, उसके नीचे पन्नी वगैरह जो होती है वो दब जाती है. तो वो क्या होता है, उसका यूज़ नहीं हो पाता है. एक बार भाई रॉ मटेरियल लेके आए, रॉ मटेरियल लेने के बाद हमने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, बनाया हमने प्रोडक्ट को यूज़ किया और फिर डिस्पोज कर दिया, सब फेंक दिया. तो वो होता है लीनियर इकोनॉमी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है यार कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको फिर से रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल करते हैं. राइट, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ हम उनको 2 बार बना रहे होते हैं हम यहाँ पर, है ना. तो देखिएगा, तो इसी तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा और बढ़िया से समझ आए. एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा, बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ. आपने जैसे सुना होगा, आप लोग कई जगह पर कभी रेलवे स्टेशन वगैरह पर गए होंगे, आपने देखा होगा कि एक प्लास्टिक डिस्पोजेबल मशीन होती है, उसमें आप अपनी खाली बॉटल वगैरह करो, आप खाली बॉटल डाल दो उसमें, तो वो आपको गिफ्ट के रूप में हो सकता है. कोई अगर आपने मान लीजिए 10 खाली बॉटल डाली है तो गिफ्ट के रूप में कोई टॉफ़ी दे दे आपको, या फिर कप दे दे आपको, या फिर कोई आपको चॉकलेट दे दे आपको, बिस्किट दे दे आपको. ये क्या हुआ, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, सर्कुलर इकोनॉमी. कैसे वो वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए अपने सिटीजन्स को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं. यानी कोशिश पूरी करी जा रही है कि जो भी फाइनल एंड अप मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, हम क्या कर लें, हम उसको क्या करें, वापस से रिसाइकल कर लें. इसीलिए उसके लिए क्या किया गया है, एक अलग से केओस लगा दिया गया है. ये बात समझ आ रही है. इसी तरीके से कंपनी है दिल्ली में, वो क्या काम करती है, वो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के संग मिल करके क्या कर रही है कि जितना भी सीवेज का
जितना भी सीवेज होता है ना, सीवेज मतलब समझ रहे हैं ना, जो घरों से सीवर लाइन से जितना भी वेस्ट मटेरियल आता है, जो टॉयलेट से वेस्ट मटेरियल निकलता है वो, तो उसका पानी अलग कर लें। पानी अलग करके क्या कर सकें, किसानों को खेती के लिए दिया जा सके। उसका जो सॉलिड मैटर है, सॉलिड मैटर को मतलब ऑब्वियसली उसको क्लीन करके कोई ऐसी वेस्ट ना रह जाए, उसका अपना वैल्यू जो है, वैल्यू को थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन करके उसमें कि भाई सबके फ़ायदे का काम हो पाए, तो उसका जितना भी सॉलिड मैटर है उससे ये कोशिश करी जा रही है कि भाई एक ऐसी चीज़ बना दें जो कि फार्मर्स के लिए क्या बना दें, फार्मर्स के लिए उसको खाद के रूप में, खाद स्वरूप वो इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है ना, और यानी बायो फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये जो चीज़ें हैं, जो स्लज वगैरह बनता है, पानी को क्या करें, पानी को भी फार्मर्स को दे दें या इंडस्ट्रियल यूजेज में लेकर के आ जाएं। पानी को ध्यान से समझिएगा, पानी को इंडस्ट्रियल यूजेज में लेके आ जाए, और ये जो स्लज बनता है, जो एंड में जो ये वाला वेस्ट होता है ना, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसको क्या करें, स्लज की कोशिश ये हो रही है कि उसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में काम किया जा सके। बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में उसका काम किया जा सके, ये चीज कोई कोशिश करी जा रही है। ठीक, तो देखो आपने क्या देखा कि यार वेस्ट मटेरियल आया, लेकिन उस वेस्ट से ही हम कुछ और चीज बना दें, अपने काम की चीज बना दें, यानी उसका रीयूज कर पाए हम ज्यादा से ज्यादा। ट्रिपल आर सुना था ना, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, वो वाली चीज हर एस्पेक्ट में लेके आना, इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। जी आइए, अच्छा यहां पर भी आपको देखिए बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूं। यूरोपियन यूनियन की क्या कहानी आ रही है, एक सेकंड देख लो, यहाँ लेक्चर हमारा बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है, वेरी गुड। चलिए देखिए, तो हमारे पास क्या न्यूज़ आ रही है एक और। यूरोपियन यूनियन जॉइंस इंडियाज डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। यार ये पूरी कहानी क्या है, देखिए डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, ये है क्या, ईयू ने भी ज्वाइन कर लिया है। CDRI बोलते हैं इसको, इसको CDRI बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है कोएलिशन फॉर, CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज CDRI। अब सुनिएगा क्या करेंगे यहाँ पर। CDRI जो है वो एक इंटरनेशनल कोएलिशन है। इंटरनेशनल कोएलिशन का मतलब समझ रहे हो क्या है, यानी दुनिया की कई सारी कंट्रीज जो हैं वो उसका पार्ट बनी हुई हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस भी है, जिसमें कई प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हैं, ये क्या बोलते हैं बैंक्स भी हैं, जो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं, जैसे AIIB हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, मतलब ये जो डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं ये भी इसका पार्ट है। और कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी हो जाते हैं, जैसे जो प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, IITs हो गए, या मान लीजिए हार्वर्ड हो गए। मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलूँगा हार्वर्ड इसका मेंबर है, मैं बता रहा हूँ कि इस स्टैचर के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी इसका मेंबर है। बट बात ये आती है कि क्यों मेंबर है भाई। CDRI एक एसोसिएशन है, कोएलिशन है फॉर ये डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इसमें इतने लोग मेंबर क्यों हैं। सुनना, पहले तो आप इसके नाम पे जाओ। कोएलिशन का मतलब होता है, कोलिजन नहीं हो रहा, कोएलिशन, COALITION, यानी कि सब लोग साथ में, संगोष्ठी ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मैं मेट्रो का ब्रिज बना रहा हूँ, मैं मान लो क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा एक टाउनशिप बना रहा हूँ, पता चला यार ये कोई आपदा आई, कोई प्राकृतिक आपदा आई और उसमें पूरा बर्बाद हो गया, तो ये ना हो इसके लिए ये कोएलिशन बनाया गया, CDRI, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिसमें कि कभी भी इस तरीके की किसी चीज की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी, किसी डिजास्टर पे तो क्या करेगा, उसमें खड़ा रह जाएगा वो। जी अच्छा, ये किसने शुरू किया था, खास बात सुनिएगा, इसकी सेक्रेटेरिएट जो है ना, कहाँ पर है CDRI का सेक्रेटेरिएट, इट इज़ इन न्यू दिल्ली। और एक और ख़ास बात यार ये है कि ये सेक्रेटेरिएट तो नई दिल्ली में है, दूसरी बात एक ये भी आती है कि ये कहाँ से, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि सेक्रेटेरिएट, चलो समझ में आ गया, शुरुआत किसने करी थी, PM मोदी जी ने करी थी। तो ये 2019 में क्या हुआ था, UN में गए थे क्लाइमेट चेंज समिट में बात करने के लिए। वहाँ पर इन्होंने बोला था कि भाई ऐसा है, हमको अब डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और इसके लिए सभी को साथ में आने का ज़रूरत है। वो ऐसा इंसिडेंट था कि सब जितनी भी कंट्रीज थी, डेवलपमेंट बैंक्स थे, क्योंकि डेवलपमेंट बैंक किसके लिए लोन देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन देते हैं, और पता चला इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेकार हो जाए, तो इनके लिए तो ये बात बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए इस चीज़ को करा गया। अच्छा, अब बात ये आती है कि बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन भाई हमको एक बात नहीं पता है, और वो क्या है, हमको नहीं पता कि यार ये यूरोपियन यूनियन क्या होता है।
हम नहीं जानते ये यूरोपियन यूनियन क्या होता है ना, ये भी समझते हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, इसमें 27 कंट्रीज़ हैं। पहले 28 थी, पहले 28 कंट्रीज़ इसके मेंबर थे, और अब क्या है, अब इसमें से 28 में से एक ब्रिटेन को हटा दो क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया है ना, ब्रेग्जिट हो गया, तो बचा कितना, 27 कंट्रीज अब बच रहे हैं, ठीक है, 27 कंट्रीज अब बच रहे हैं क्योंकि ब्रेग्जिट हो चुका है। सो नाउ 27 कंट्रीज कर क्या रहे हैं, ये 27 कंट्रीज जो हैं ये सबके सब अब जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर लिया उन्होंने। क्लियर हो गया, बढ़िया से, कोई समस्या नहीं। आइए, अच्छा, एक अभी मैं आपको एक शॉर्ट्स जो है ना लैब पर, शॉर्ट्स बाय लैब, इसमें मैं आपको एक कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी ही, मतलब विद इन अ वीक। तो उसमें क्या रहेगा, पूरा यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ये चीज़ चलन में आई, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ब्रेग्जिट का भी कॉन्सेप्ट उसी में डील करूंगा कि ब्रेग्जिट का कॉन्सेप्ट क्या था पूरा पूरा, ठीक है जी। आइए, अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पर देखते हैं यार, ये देखिएगा, ये देखिए, अच्छा, पहले तो यहाँ पर ये बता दूँ, यूरोजोन, ये देखिए, ये पूरा यूरोपियन मेंबर्स है, ये फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये देख रहे हैं, जर्मनी, स्लोवाकिया, पोलैंड, ये सब के सब जितने 27 कंट्रीज़ हैं दे आर दी मेंबर। अब आप ये देखिए, अभी अगली न्यूज़ में आपको एक और चीज़ मिलने वाली है, स्पेन जो है, आपको अभी स्पेन भी मिलने वाला है। तो स्पेन और पुर्तगाल याद है ना, वास्को ड गामा आए थे 1498 में यहाँ से, तो ये जो स्पेन है, अभी अगली न्यूज़ इनकी आने वाली है कि स्पेन ने अपने वहाँ यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया गया है। तो यूथनेशिया को स्पेन ने लीगलाइज किया। यूथनेशिया क्या होता है यार, बोले देखो ऐसा है, इच्छा मृत्यु जो होती है ना, इसको बोलते हैं यूथनेशिया। जैसे क्या होता है, कई बार किसी के परिवार में कोई ऐसा इंसान इतना ज़्यादा बीमार होता है कि वो सही भी नहीं हो सकता, लेकिन दवाइयों पे भी इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है कि पूरे परिवार की कमर टूट गई है, और स्पेशली उस इंसान का जो बीमार था वहाँ पर, वो भी एकदम उसके इम्प्रूव होने के चांसेस ही नहीं है। वो मालूम है कि वो नहीं, उसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है और पैसे और जाते जा रहे हैं। तो जब कोई स्कोप ना हो बचने का, तब दिया जाता है यूथनेशिया। तो ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये चीज़ क्या है, ये लीगल है। तो पहले तो आप समझो, स्पेन आता कहाँ पर है, स्पेन, ये देखिए, ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फ्रांस, इटली और स्पेन में, ये देखिए, ये रहा फ्रांस, ये रहा आपका इटली, और ये रहा आपका स्पेन। बड़ा मन है मेरा यार जाने का। अच्छा, मेरी फ़ोटो के कारण तो आपको दिख ही नहीं पा रहा होगा स्पेन का, है ना, हम स्पेन के ऊपर आ गए हैं। आइए हम ज़रा साइड में हो लेते हैं, हम हो गए साइड में, अब स्पेन दिख रहा है बढ़िया से, है ना, चलिए, वेरी गुड। तो आपको स्पेन दिखाई पड़ गया, भैया स्पेन कहाँ पर है। अच्छा, अब समझिएगा, अच्छा, आगे बढ़ते हैं, स्पेन की न्यूज़ देख रहे थे। स्पेन में क्या है यार, बोले ऐसा है कि यूथनेशिया ना अभी लीगलाइज है। तो बोले लीगलाइज है, इसका मतलब कि अब आराम से सारी चीज़ें जो भी हैं हम इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। बोले देखो, कितने टाइप का होता है, पहले ये समझिए कि आप कौन से में दे सकते हैं, कौन से में नहीं दे सकते हैं, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एक होता है एक्टिव यूथनेशिया जी। यूथनेशिया इज ऑफ टू काइंड्स, दो तरीके का होता है। एक होता है एक्टिव यूथनेशिया जी, और एक होता है पैसिव यूथनेशिया। एक होता है एक्टिव यूथनेशिया और एक होता है पैसिव यूथनेशिया। तो एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है, यानी एक्टिव इच्छा मृत्यु, ये क्या भाई, एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है, जो मृत्यु होती है, इट इज़ ब्रॉट बाय, कैसे भाई, एक इंसान को या तो क्या करते हैं, पेन किलर का, यानी एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू, एक्सटर्नल मीन्स के थ्रू हो सकता है पेन किलर एक्स्ट्रा दे दें, हो सकता है या कोई और चीज़ ऐसा पर्टिकुलर मेडिसिन दे दी जाए ऐसी जो कि क्या करे, हो सकता है हार्ट का स्टॉपेज कर दे, या ब्रेन को तुरंत स्टॉपेज कर दे, ऑक्सीजन सप्लाई कट कर दे ब्रेन में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ओवरडोज दे देते हैं, इसमें एक्टिव यूथनेशिया में क्या करते हैं, ओवरडोज दे देते हैं, किसका, पेन किलर्स का, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या करते हैं ये भी समझिए, कौन सा ड्रग दिया जाता है। एज ए स्टूडेंट आपको ये चीज़ें ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली यूथनेशिया है तो कौन सा ड्रग दिया जाता है उसमें। ओवरडोज कैसे होता है, देखिए, मॉर्फिन का नाम सुना है। मॉर्फिन, तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ों का ओवरडोज दे दिया जाता है। मॉर्फिन, डाइज़ेपैम, एक होता है मॉर्फिन सुप्रीमली हाई लेवल पेन किलर, डाइज़ेपैम सुप्रीमली हाई लेवल पेन किलर अगेन, और इसके बाद क्या है, प्रोपेनोलॉल। ये तीन जो चीज़ें होती हैं ना यार, ये क्या करते हैं समझना, इसको डीएमपी मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया में, इसको बोलते हैं डीएमपी मिक्सचर। तो डीएमपी मिक्सचर क्या करता है, ये तीन दवाइयों का मिक्सचर होता है, इसकी हाई डोज होती है। ये इतना ज़्यादा, इसमें क्या होता है, दर्द भी नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी
किसी भी तरीके का आप बॉडी में अगर कोई भी अगर मान लो किसी प्रोसेस को रोका जा रहा है तो दर्द भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दर्द इसलिए नहीं होगा क्योंकि यार ये आपका पूरी तरीके से क्या है, ये तो पेन किलर्स हैं ऑलरेडी जी। तो इसको बोलते हैं एक्टिव यूथनेशिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये करता क्या है, ये हार्ट के रेट को ना एकदम ऐसा स्लो कर देता है और 10-15 मिनट के अंदर जितने भी हार्ट में ऐसा कुछ दर्द के जो पल्सेस उठती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं और इंसान जो होता है वो कोमा में चला जाता है। जब कोमा में चला जाता है फिर धीमे धीमे क्या होता है, अब ये दवाइयाँ तो अपने प्रोसेस में होती हैं। अब जो भी पेशेंट होता है उसकी पल्स कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और इवेंचुअली लाइक विद इन आवर्स का काम होता है, द पर्सन डाइज। तो ये क्या होता है एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में क्या करेंगे कि भाई ऐसा है कि भाई ठीक है जाने दो यार, मरने दो, यानी कि हम सही ही नहीं करेंगे। जैसे क्या हुआ, ट्रीटमेंट को विदहोल्ड कर लिया, ट्रीटमेंट फर्दर ट्रीटमेंट जो है उसको नहीं दिया, फर्दर ट्रीटमेंट रोक दिया। अब क्या हो गया भाई, फर्दर ट्रीटमेंट ही आपने रोक दिया। फॉर एग्जांपल पता चला यार किसी को कोई वेंटिलेटर पे है और वेंटिलेटर में उसका ऑक्सीजन ही हटा दिया गया, तो फिर क्या हुआ, हमने उसको ट्रीटमेंट ही नहीं दिया तो वो इंसान खत्म हो गया। तो ये क्या है, फर्दर ट्रीटमेंट। तो ये क्या होता है, पैसिव यूथनेशिया होता है। तो स्पेन ने क्या किया, यूथनेशिया को लीगलाइज करने के लिए लॉ पास करा। यूथनेशिया क्या होता है आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, व्हाट इज़ यूथनेशिया। आगे आते हैं, अच्छा देखते हैं। और ये भी आपने देख लिया कि एक्टिव पैसिव दो तरीके का होता है, कैसा क्या होता है ये भी आपने देखा। फिर देखिए, अच्छा आगे आ रहे हैं, बधाई हो, भारत का अपना ऐप स्टोर आ गया है। सो मोबाइल सेवा ऐप स्टोर आ गया है। ये इंडिया का खुद का डेवलप्ड, इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐप स्टोर है यार। बहुत ही गजब बात है यार ये एकदम। तो इसमें अभी क्या बोलते हैं, गूगल प्ले जैसा ही है ये मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। इसमें लगभग 965, सबसे पहले तो सरकारी ऐप है। इतनी सारी सरकारी ऐप थी कि मालूम ही नहीं होता था। कम से कम मोदी जी कम से कम 200-250 ऐप तो मोदी जी लॉन्च किया होगा। उनके बाद जब उन्होंने लॉन्च किया होगा उसके बाद क्या है कि इतने सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने भी कुछ ऐप लॉन्च करी हुई हैं। अकेले कोविड के टाइम पर 100 से ऊपर ऐप लॉन्च हुई हैं भाई। तो हमारे पास सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इतनी सारी ऐप हैं, इससे अच्छा एक हाइपर ऐप होनी चाहिए। हाइपर ऐप का मतलब समझते हो, अभी देखना यही होगा, पहले ऐप बनी है, अब बनेगी हाइपर ऐप। हाइपर ऐप में क्या होगा, स्टेट बोलेगा देखो ऐसा है, अपनी सारी चीज़ें ना एक ही में डाल देते हैं। हाइपर ऐप होता है जैसे पेटीएम हो गया, रिचार्ज भी कर लो और रिचार्ज भी कर लो, सामान भी खरीद लो और केवाईसी भी भर दो और म्यूचुअल फंड में भी, फाइनेंस में भी क्या बोलते हैं अपना पैसा डाल लो भाई। बहुत बहुत तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। तो बस वही चीज़ अब यहाँ पर भी क्या आ गई है यार, ये जो भारत का ऐप स्टोर है ना, ये क्या करेगा, इसमें अभी तो खैर हाइपर ऐप नहीं है, इसमें लगभग 965 सरकारी ऐप हैं और अभी तो ये फ्री है। अब देखिए इनिशियल फेज़ में बोला गया कि ये फ्री रहेगा ऐप स्टोर, ना पेड कर दें। तो खैर आप में ये समझ गया कि भारत के अपने ऐप का नाम क्या, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ा जाए, आइए जी। अफ़गान पीस मीट हो रही है। ये अफ़गान पीस मीट क्या है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। रशिया ने होस्ट करी अफ़गान पीस मीट और ये क्या करेंगे, जितने भी तालिबान के, सुनना, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव, तालिबान सुनते ही आ गया होगा आपको एकदम बिल्कुल ओसामा बिन लादेन आपके मन में, लेकिन तालिबान को बिलोंग नहीं करते हैं ओसामा बिन लादेन। तो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अफ़गानी गवर्नमेंट के और तालिबान के जो है ये शांति बनाए रखने में, सौहार्द बनाए रखें, इसके लिए ये लोग मुलाकात कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस है तालिबानीज़ की वजह से। बट जब हम ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं हमें ये तो न्यूज़ समझ में आ गई भाई, देखो रशिया ने तालिबानी और अपने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक मीटिंग रखी हुई है, चलो ये सब समझ आ गया। अब बात ये आती है कि यार ये तालिबानी कौन होते हैं। तालिबान का मतलब जानते हैं क्या होता है, तालिब का मतलब क्या होता है, ज्ञान, तालिब का, और तालिब को लेने वाला तालिबान, तालिब को लेने वाला इंसान यानी तालिबान, वो होता है एक स्टूडेंट। कसम से इस समय कोई इतना सा कोई अगर सुन लेना, अगर इतना बोलेंगे क्या क्या सिखा रहे हैं, यही हैं क्या वो जो ट्रेनिंग दिया करते हैं वहाँ जा कर के कैंपों में। तो बेसिकली तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है जी। तो हुआ क्या, इनिशियली जो कुछ इस्लामिक कॉन्जर्वेटिव्स थे, इस्लामिक कॉन्जर्वेटिव्स का मतलब क्या हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, जब बहुत ही उनका विचारधारा जो थी, रूढ़िवादी का मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत ही पुरानी विचारधारा के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया 1980s में। बोले ऐसा है यार, ये अफ़गान रिफ्यूजीज़ का ग्रुप है, ये पाकिस्तान में बना लिया। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, उसी रूढ़िवादी विचारधारा के चलते जो भी उस रूढ़िवादी विचारधारा के अगेंस्ट जाता है उसको क्या करते हैं, तुरंत का तुरंत ये गोली मार देते हैं। जैसे आपने देखा था मलाला यूसुफजई को
लड़कियों की एजुकेशन के अगेंस्ट वो खड़ी हुई थी, उसके लिए तालिबानियों उन्होंने गोली मारी थी, उनके पैरों में गोली लग गई थी, बट स्टिल शी फॉट फॉर ऑल द गर्ल्स इन दैट स्कूल कि भाई नहीं, इनकी एजुकेशन चलेगी ही चलेगी। तो क्योंकि ये बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होते हैं, ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट ये नहीं देख पाते, तो बस इसी को बोलते हैं क्या, तालिबान बोलते हैं। 2001 तक के धीमे धीमे क्या हुआ यार कि एक पर्टिकुलर नॉर्दर्न अफगानिस्तान में तालिबान का बहुत ज़्यादा बोलबोला हो गया। अब ये हालत ये है कि आज के टाइम पर अफगानिस्तान का एक छोटा सा एरिया जो है वो पूरी तरीके से तालिबान ही कंट्रोल करता है। तो आप समझ चुके होंगे अगर तालिबान कोई भी एरिया कंट्रोल कर रहा है तो वहाँ पर कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट जो होंगे वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये है कौन बेसिकली, ये रेडिकल इस्लामिस्ट होता है। रेडिकल का मतलब क्या हुआ, ऐसे इस्लामिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा वहाबी विचारधारा को में बिलीव रखते हैं, सूफिज़म में नहीं बिलीव करते हैं, वहाबी विचारधारा में बिलीव करते हैं। वहाबी विचारधारा का मतलब ये होता है मार काट और ये सब जो विचारधारा होती है ना, वो वहाबिज़म कहलाती है, इसमें बिलीव करते हैं, ठीक है जी। और इन्होंने एक और भी चीज़ करी थी, इन्होंने ओसामा बिन लादेन इस पंथ को नहीं बिलोंग करते थे, लेकिन ओसामा बिन लादेन को इन लोगों ने अपने वहाँ पनाह दी थी और बोले थे कि ऐसा है आपको हम वापस नहीं करेंगे, ओसामा बिन लादेन को नहीं देंगे। जब इन्होंने बोल दिया कि ओसामा बिन लादेन हमारे पास है और हम नहीं देंगे, तो यूएसए ने बोला अच्छा बहुत बढ़िया, अगर तुम इतना है, अगर तुमको कि तुम हमारे पास है और तुम हमको बोल रहे हो नहीं दोगे, तो ऐसा है हम तुम्हारे ऊपर ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर देते हैं। और यूएस ने 9/11 के एक महीने बाद इनके ऊपर बॉम्बिंग ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च कर दी थी और इसमें खूब सारे तालिबानी मारे गए थे यहाँ पर। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। और 2 महीने के अंदर ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या हुए, वहीं पर ख़त्म हो गए। 2 महीने के अंदर पूरा तालिबान अफगानिस्तान में से ख़त्म हो गया था और भाग के चले गए थे कहाँ पर, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के ऊपर तो नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक ऐसे कर नहीं सकते थे। अब बात यह है कि फिर अभी पीस मीट क्यों हो रही है, अगर उस समय सब खत्म ही हो गए तालिबानी। कुछ जो उस समय तालिबान पूरा छितर बितर हो गया था। अब क्या है, जो छोटे छोटे सेक्ट थे ना, उन्होंने छोटे छोटे एरिया जो है वो कंट्रोल करने शुरू कर दिए वापस से। मतलब ये शुरू हुई है कहानी लगभग 2005 के आसपास से दोबारा से शुरू हो गया था ये। तो बस अब उसी के लिए पीस मीट जो है वो अफगान पीस मीट ऑर्गेनाइज करी गई थी। किसने होस्ट करी थी, रशिया ने होस्ट करी थी, ठीक है जी। चलिए बढ़िया, आपको ये भी पता चल गया तालिबान का मतलब क्या होता है। तालिबान क्या हुआ, बेसिकली तालिबान मतलब स्टूडेंट होता है। आइए जी, बहुत अच्छी बात है, आते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ क्या है, यूनेस्को जॉइंस यूसो इंडिया। सो यूनेस्को जॉइंस यूसो इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो यार अपने को फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। यूसो इंडिया क्या कर रहा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये सब देखते हैं, देखिएगा। सो यूसो इंडिया ये एक वाटर वाइज प्रोग्राम है। इसका नाम क्या है, H2OU। यानी अब ये क्या है यार, H2OU क्या है, देखिए H2OU ये है, ये एक प्रोग्राम है। तो H2OU क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अगेंस्ट जिसके लिए क्या करा जा रहा है। एक सेकंड रुको यार, मैं देख लूँ बैटरी जा रही है क्या, हाँ जा रही है, चलो। तो इसमें क्या करते हैं, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, आपको याद है ना, हमारे वहाँ एक मिशन चल रहा है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वाटर डाइजेस्ट मैगजीन और यूनाइटेड स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन, यूएसओ इंडिया और टून्स मीडिया ग्रुप। ये सारे के सारे जितने नाम यहाँ पर लिखे हैं ना, यूनाइटेड स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन, टून्स मीडिया ग्रुप, यूनेस्को और ये जो हमारा क्लीन गंगा मिशन चल रहा है, इन सब ने साथ मिल करके इसको लॉन्च किया है। और ये मिशन क्या करेगा, ये बेसिकली पानी का एक अवेयरनेस फैलाएगा कि भाई जो ग्राउंड वाटर स्टेट है ना यार, ये कितना पानी बाकी है, इसके ऊपर ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जी। अब आपको एक बात बताता हूँ, कैसा यार, आप सोच रहे होंगे कि अरे क्या ज़रूरत है इतना सब आंदोलन की, पानी क्या कम है क्या। एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि पानी का जो एक्चुअल स्टेट है इस समय भारत में, वो स्टेट कितना है भारत में, कितना पानी अवेलेबल है, कितना पानी नहीं अवेलेबल है, ज़रा एक नज़र डालिएगा इसके ऊपर जी। लगभग जो है नीति आयोग ने 2019 जून 2019 में एक रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला, आप जानते हैं कि इंडिया में लगभग पूरी दुनिया की 17% पॉपुलेशन रहती है ना। इंडिया में लगभग पूरे दुनिया की 17% पॉपुलेशन होती है और पूरे दुनिया का फ्रेश वाटर कितना है हमारे पास, जो पीने योग्य पानी है, मात्र 4%। यानी कि इसको अगर अभी भी आपको ये खासा डिफिकल्ट ना लग रहा हो तो आप बताता हूँ,
इंडिया के पास सिर्फ इतना पानी है कि 100 में से 25 लोगों को पानी पिलाया जा सकता है, बाकी 75 लोग जो हैं वो प्यासे रहेंगे। इतना पानी है इस समय, 100 में से 25 लोग ही ढंग से पानी पी सकते हैं, यानी 25% लोग ही ढंग से पानी पी सकते हैं, बाकी के जो 75% लोग हैं वो खाली रहेंगे। और आगे जाते जाते ये क्या होगा, ये और बढ़ती चली जाएगी, राइट। और इसीलिए यहाँ पर 600 मिलियन लोग यानी 45% पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो एक्यूट वाटर स्ट्रेस से इस समय जूझ रही है, यानी भयंकर सिवियर वाटर शॉर्टेज से इस समय वो जूझ रही है। फिर सुनिएगा, यहां पर 2020 तक की नीति आयोग ने बोला है कि 21 इंडियन सिटीज जो हैं, 21 सिटीज भारत की 2020 तक की दे विल रन आउट ऑफ वाटर, पानी खत्म हो जाएगा उन शहरों में। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट स्टेट, कि अगर हमारे शहरों में पानी खत्म हो जाएगा ये कैसा स्टेट होगा। तो और उसके बाद ये है कि लगभग 40, इस रिपोर्ट ने यह भी बोला है कि 2030 तक की 40% पॉपुलेशन भारत की ऐसी होगी जिसके पास कोई भी एक्सेस ही नहीं होगा ड्रिंकिंग वाटर का। आप समझ रहे हैं। और इंडिया की जीडीपी 6 से 7% तक लॉस हो जाएगी 2050 तक की पानी की क्राइसिस की वजह से। जस्ट इमेजिन 40% पॉपुलेशन के पास 2030 में पीने को पानी होगा ही नहीं यहाँ पर जी, नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन, व्हाट वुड बी दिस सिनेरियो। इसी चीज़ को आगाह करने के लिए ये वाला जो प्रोग्राम है इसको चलाया गया है। ठीक है, बात समझ आ गई, वेरी गुड। आगे बढ़े, नेक्स्ट पर आते हैं। यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव, ये क्या है यार, एआई इनिशिएटिव, ये क्या है। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंडो यूएस, ये कुछ खासा नहीं है, सिंपली बेसिकली बात ये है कि यार दोनों इंडिया और यूएसए के बीच में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ये सेक्टर है ना, इसमें आपसी सौहार्द की बात करी जाएगी। बोलो ये कैसा इतना सा टेढ़ा सा शब्द दे दिया है कि भाई आपसी सौहार्द, आपने वर्ड बोला, ये क्या होता है। देखिए, आपसी सौहार्द का मतलब ये हो गया कि इंडिया और यूएसए हमारे बीच में अगर कोई भी एआई डेवलपमेंट होता है तो वो डेवलपमेंट क्या होगा, ऐसा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे, बस इतनी सी बात थी। तो ये है आपका कंप्लीट आज का आपका करंट अफेयर्स। और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी न्यूज़ बढ़िया लगी होंगी और साथ में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी थी, तो आपने सारी चीज़ें आपने बढ़िया से समझ ली होंगी, अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा न्यूज़ में, क्योंकि एक्चुअल में अच्छी होती हैं यार ये, क्योंकि बैकग्राउंड इन्फो जो होती है ना ये बहुत काम की होती है जी। तो चलिए चलते हैं, ये पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है जी, माई स्टडी लैब पे भी मिल जाएगा और मेरा अपना जो टेलीग्राम चैनल है, नोट कर लेना अच्छे से, ये है अमन SRV, यहाँ पर भी मिल जाएगा। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, इसमें मेरी स्पेशल क्लासेस जो लिंक होते हैं, आजकल मैं कई सारे रिविजन क्लासेस ले रहा हूँ CHSL के लिए, पावर पैक रिविजन क्लासेस, तो उनको भी मिस ना करें, उन्हें भी ज़रूर से ज्वाइन करें, ठीक है जी। और चलिए फिर मुलाकात करेंगे अपन अगली कक्षा में जी। सो थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे अगली क्लास में हम लोग। चलिए, अच्छा हाँ, और एक और बात आपको बता दूं कि अभी ये जो इसमें चैनल पे जो लाइव नहीं आ पा रहे हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो स्टडी लैब जो हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पर आपके लाइव कंटिन्यू है। उम्मीद है हो सकता है कल तक की, यहीं यहाँ पर भी कल बोले तो 24 तारीख तक की, या हो सकता है 23 से ही ये आपका यहाँ पर भी ये सही हो जाए, ठीक है। और 23 जैसे ही मैंने अभी बोला तो मुझे एक और बात याद आई, आज बहुत इंपॉर्टेंट एक दिवस है। आप लोग बताएंगे कि ये कौन सा दिवस है। मतलब वन ऑफ आवर हीरोज़, एक हमारे हीरो जो थे भारत के, देश के एक वीर थे, देश के एक हीरो थे, ही डाइड टुडे, वो शहीद हुए थे, डाइड कहना तो नहीं चाहिए, तो वो शहीद हुए थे आज के दिन। तो उनका नाम क्या था, 23 मार्च को ही वो शहीद हुए थे। वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे। तो आप ये बताओगे कि वो क्या चीज़ थी, वो कौन से ऐसा मतलब वो कौन सी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ थी जिसकी वजह से वो क्या हुए थे, वो शहीद हुए थे, किस पर्टिकुलर केस में वो पकड़े गए थे कि उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। 23 मार्च याद रखिएगा, हो सकता है क्योंकि आपके पेपर आसपास लगे हैं ना, CHSL भी आपका अगले उसमें लगा हुआ है, तो हो सकता है आपसे पूछ भी दे कि भाई बताइए इन पर्टिकुलर साहब के बारे में बताइए, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन लड़े हैं, इन्होंने इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये कौन से शहर में पैदा हुए हैं, ये सभी तरह के सवाल जितने भी हैं ये सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं आराम से, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं।